तो हेलो गाइस, मेरा नाम मुरली कार्तिक। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपसे फिर से मिल रहे हैं नई वीडियो में, जो कि है 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के ऊपर। इसमें हम पूरे चैप्टर का सार बताएंगे आपको पॉइंटों में, जिससे आपको पूरा चैप्टर काफ़ी छोटे टाइम में आप पूरा पढ़ सके। अगर आप चाहें तो पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं किताब से, पर मैं यही कहूँगा कि आप उसे पूरा पढ़ने ना बैठें, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है और मोस्टली बड़े चैप्टर है। हम आपके लिए उसे पढ़ के उसकी समरी निकाल के आपके लिए लाते हैं। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो देखें और अपने साथ में सभी लोगों के साथ शेयर करें, जो भी जिनका भी आप भला चाहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे वीडियो को, और जल्दी जल्दी समझते हुए चलेंगे। और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, देखिए, यूरोप में समाजवाद का उदय, ठीक है। यूरोप में समाजवाद का उदय औद्योगिकी क्रांति के दौरान श्रमिक वर्ग के शोषण, आर्थिक असमानता और पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना के कारण हुआ, ठीक है। समाजवाद ने समानता और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना का सपना देखा। देखिए, समाजवाद एक तरह से जब भी उभरता है जब कोई वर्ग समाज के लोगों के ऊपर, बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर शोषण ज़्यादा कर ले, आर्थिक असमानता बढ़ जाए, ठीक है। और अमीर लोग और अमीर होते जाएं, गरीब और अमीर गरीब होते जाएं, इससे बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही यूरोप में भी ये चीज़ शुरू हुई, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति की भूमिका बारे में बात करते हैं ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति का समय क्या था? तो 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी की शुरुआत में, तो इस टाइम में औद्योगिक क्रांति चली, ठीक है। 18वीं से 19वीं सदी के बीच में, ठीक है। इसके परिणाम क्या हुए? देखिए, उत्पादन के साधनों में वृद्धि, लेकिन श्रमिकों का शोषण, ठीक है। उत्पादन के साधन तो बढ़े, लेकिन श्रमिकों का शोषण बहुत बढ़ गया, ठीक है। अमीर और गरीबों के बीच गहरी खाई बन गई, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए, ठीक है। श्रमिक वर्ग को लंबे समय तक काम करना पड़ता था, लेकिन वह न्यूनतम मजदूरी पर जीवित थे, ठीक है। जो श्रमिक वर्ग था उसे मतलब काफ़ी देर तक काम करना पड़ता था, मोस्टली अपना टाइम काम में ही बिताना पड़ता था, तो बहुत कम मजदूरी मिलती थी उसके मुकाबले काम के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ थी। इन परिस्थितियों ने समाज में असंतोष बढ़ाया और समाजवाद की विचारधारा के लिए जमीन तैयार की। देखिए आप कभी ये ना सोचे कि समाजवाद एक दिन में उठ खड़ा हुआ, नहीं। ये चीज़ें टाइम लेती है, ये चीज़ें धीरे धीरे टाइम लेती है। पहले एक जना विरोध करेगा, फिर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, ऐसे कर करके एक पूरा कुनबा विरोध करेगा, फिर एक पूरा समाज विरोध करेगा, फिर पूरा स्टेट, फिर पूरा देश, ऐसे करके ये चीज़ बढ़ती है, ठीक है। तो हर किसी को दिखता है कहाँ गलत हो रहा है, नहीं हो रहा, पर कई बार लोग नहीं करते कि डर के मारे, फिर धीरे धीरे लोग उससे डर के आगे अपनी मौत को स्वीकार कर लेते हैं कि हम मर जाएंगे पर सहेंगे नहीं। तो फिर ऐसे ही समाजवाद का उदय यूरोप में भी हुआ, ठीक है। समाजवाद की अवधारणा क्या थी? तो देखिए, समाजवाद का उद्देश्य पूंजीवादी की असमानता को समाप्त करना और और समानता, न्याय और सामूहिक संपत्ति पर आधारित समाज की स्थापना करना। मतलब एक तरह से सीधी सीधी बात ये थी कि जो पूंजीवादी चीज़ें हैं, जो पूंजीवाद है, उसको ख़त्म करना है और समानता, न्याय, इसकी स्थापना करनी है, ठीक है। और लोगों को एक विकसित करना है, लोगों के लिए काम करना है, ठीक है। किसी एक समूह के लिए नहीं, सब लोगों के लिए काम करना है। और मुख्य विचार इनके क्या थे? तो निजी संपत्ति का उन्मूलन, मतलब जो निजी संपत्ति है उसको उन्मूलन करो। उत्पादन के साधनों जैसे कारखानों, भूमि का सामूहिक स्वामित्व, मतलब ये नहीं किसी एक के पास ही सारे कारखाने हो, सिर्फ एक ही इंसान पे सारी संपत्ति हो, नहीं, वो लोगों में वितरित हो, मतलब अलग अलग लोगों पे हो, ठीक है। सभी नागरिकों के लिए समान अवसर, मतलब सभी नागरिकों के लिए समान अवसर हो, ये नहीं सिर्फ एक जने कोई प्रमुखता मिले, ठीक। ये तो अब हम बात करते हैं प्रमुख समाजवादी विचारक तो प्रमुख समाजवादी विचारकों में सबसे प्रमुख आते हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स इनमें ज़्यादा फेमस है, ठीक है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 लिखा इन्होंने, ठीक है। फिर वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल को समाज के बदलाव का आधार माना, ठीक है। वर्ग संघर्ष को समाज के बदलाव का आधार माना कि वर्ग में संघर्ष होगा तो समाज में बदलाव आएगा, ठीक। उनका मानना था कि पूंजीवाद का पतन होगा और श्रमिक का शासन स्थापित होगा, कि पूंजीवाद खत्म होगा और श्रमिक का शासन स्थापित होगा, मतलब जो श्रमिक है उनका शासन स्थापित हो, ठीक है।
फिर अगले बात करें तो वो है रॉबर्ट ओवेन। ओवेन, ठीक है, रॉबर्ट ओवेन। मजदूरों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियां और मजदूरों की वकालत की। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने मजदूरों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और मजदूरों की वकालत की, मतलब उनकी परिस्थितियां बदले और मजदूर के लिए वकालत की कि नहीं मजदूरों के साथ ये गलत हो रहा है, इस टाइप की चीज़ें। ठीक, ठीक है। सेंट साइमोन और चार्ल्स फ्यूरिए फ्यू सॉरी 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 मेरी जवान लड़खड़ा गई। चार्ल्स फूरियर, चार्ल्स फूरियर, ठीक है, समाजवाद के शुरुआती विचारों को विकसित किया। ठीक है इन्होंने समाजवाद के जो शुरुआती विचार थे उनको विकसित किया था। ठीक, अब हम रूस की पृष्ठभूमि की बारे में बात करें तो राजनीतिक स्थिति जान लेते हैं रूस की एक बार। रूस में जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन था। जार निकोलस द्वितीय एक राजा था, उसका निरंकुश शासन था। जनता को बोलने और विरोध करने का अधिकार नहीं था। जनता के पास कोई बोलने का, कोई विरोध करने का कोई अधिकार नहीं था। लोकतांत्रिक संस्थाओं की अनुपस्थिति थी, मतलब कोई लोकतांत्रिक नहीं था, राजतंत्र था सीधा सीधा। ठीक, ठीक है। और आर्थिक स्थिति की बात करें तो रूस एक कृषि प्रधान देश था। ठीक है, उस समय क्या था, रूस के अंदर ये आपका यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब एरिया भी आता था। तो ये जो एरिया है काफ़ी कृषि प्रधान एरिया है। आपने सुना भी होगा कि जो यूक्रेन जो है उसे धान का कटोरा कहते हैं आज के समय में, पर उस समय वो रूस का पार्ट हुआ करता था। तो रूस को कृषि प्रधान देश माना जाता था। ठीक है, किसानों और मजदूरों को अत्यधिक शोषण का सामना करना पड़ता था। तो किसान और मजदूर वर्ग होता था उसे अत्यधिक शोषण का सामना करना पड़ता था। हालांकि जो अमीर लोग हैं वो शोषण करते ही थे। ठीक है, ये कहीं भी हो, ऐसा कोई नहीं है कि वहीं पे था, सब जगह ऐसा ही था। ठीक, उद्योग धीरे धीरे विकसित हो रहे थे लेकिन मजदूरों की स्थिति दयनीय थी। देखिए, उद्योग तो धीरे धीरे विकसित हो रहे थे, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, पर जो मजदूरों की स्थिति, क्या उसमें कोई बदलाव हो रहा था? तो नहीं हो रहा था। उनकी स्थिति वैसी ही थी जैसी पहले थी, मतलब उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। ठीक, अब हम 1905 की क्रांति के बारे में बात करते हैं। रूसो जापानी युद्ध में हार के बाद देश में असंतोष बढ़ा। देखिए, रूसो जापानी युद्ध में जब उसकी हार हुई तो उसके बाद देश में असंतोष बढ़ गया था काफ़ी। जनवरी 1905 में वल्डी सेंट रक्त रंजित रविवार की घटना घटी। रक्त रंजित रविवार की घटना घटी। ठीक है, ये काफ़ी एक तरह से भयावह घटना थी। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं ऑनलाइन, आपको इसके बारे में मिल जाएगा। ठीक, अगले पॉइंट की बात करें तो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सैनिकों ने गोली चलाई। ठीक, सैकड़ों लोग मारे गए। इसके बाद पूरे देश में हड़ताल और प्रदर्शन शुरू हो गया। ठीक है ठीक, तो ये था। अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध और रूसी समाज के बारे में बात। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है 1914 से 1919 के बीच करीब चला। ठीक है, तो 1914 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध रूस के लिए बेहद विनाशकारी साबित हुआ। ठीक है, इसने रूस की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। रूसी क्रांति के लिए जमीन तैयार की। एक तरह से प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसमें रूस का काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि युद्ध में हमेशा नुकसान होता है। तो क्या हुआ फिर, जो गरीब लोग थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा शोषण होने लगा, क्योंकि उन पर टैक्स बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया। तो फिर उन लोगों ने क्या करा, फिर वो कह रहे कि हम तो क्रांति करेंगे, हम तो विरोध करेंगे कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर विरोध हुआ और इससे रूसी क्रांति का एक तरह से जमीन तैयार कर गई, एकदम शुरुआत होने लगी। ठीक, युद्ध के पहले रूस की स्थिति। ठीक है, युद्ध से पहले रूस की स्थिति की बात करें तो राजनीतिक स्थिति रूस में जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन था। जनता को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिले थे। जार की सरकार भ्रष्ट और अयोग्य थी। ये तो उसकी राजनीतिक स्थिति थी युद्ध से पहले की, प्रथम विश्व युद्ध से पहले की। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। रूस एक कृषि प्रधान देश था। किसान कर्ज में डूबे थे और भूमि का उचित बंटवारा नहीं हुआ था। ठीक है, मजदूर वर्ग को उद्योगों में शोषण सहना पड़ता था। ठीक, देखिए, हम जो आपके लिए कंटेंट लाए ना, ये काफ़ी बड़े बड़े, उसको काफ़ी शॉर्ट में लिख रखा है जिससे आपको ज़्यादा टाइम ना जाए, क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। हमने आपको शॉर्ट में दे रहे हैं जिससे आपका टाइम बचे और जल्दी से जल्दी आप वो पूरा चैप्टर कवर कर सकें। और हमने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। आप सोचे हमने छोटा कर दिया तो टॉपिक छोड़ दिया होगा, नहीं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। आप चाहे तो चैप्टर से पर हेडिंग चेक भी कर सकते हैं, आपको ये सब कुछ मिलेगा चैप्टर में। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी। ठीक है,
युद्ध में प्रवेश, ठीक, युद्ध में प्रवेश रूस ने अपने सहयोगी देशों जैसे ब्रिटेन और फ्रांस के साथ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगेरियन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में भाग लिया, ठीक है। युद्ध के शुरुआती वर्षों में रूस को भारी नुकसान हुआ, ठीक। युद्ध का प्रभाव, तो युद्ध का प्रभाव आप चाहें तो इसे खुद भी लिख सकते हैं, पर जो आपकी किताब में दे रखा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो पहला है सेना पर प्रभाव, लाखों सैनिक मारे गए और घायल हुए, सैनिकों को उचित हथियार और आपूर्ति नहीं मिलती थी, ठीक है, उचित हथियारों और आपूर्ति नहीं मिलती थी जिससे काफ़ी लोग मारे जाते थे। युद्ध के दौरान सैनिकों में असंतोष बढ़ा, ठीक है। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो युद्ध की वजह से सरकारी खर्च बढ़ गया, ठीक। युद्ध और कृषि उत्पादन में गिरावट आई, ठीक है, उद्योग और कृषि उत्पादन में काफ़ी गिरावट आई। आम जनता को भोजन और ईंधन की भारी कमी का सामना करना पड़ा, ठीक है। सामाजिक प्रभाव, श्रमिकों और किसानों का असंतोष बढ़ा, ठीक है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और हड़तालें शुरू हो गई। देखिए जब भी युद्ध होगा ना थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाएगा तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप कहीं भी देख लीजिए, जैसे आप करंट में देख लें कि इजराइल हमास वॉर देख लीजिए या फिर रशिया यूक्रेन वॉर देख लीजिए, तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे क्योंकि युद्ध जो है बहुत महंगा होता है। जैसे कोई लोग कहते हैं कि हम तो इसको मिटा देंगे, हम इससे युद्ध कर, नहीं, युद्ध बहुत महंगी चीज़ है, युद्ध बहुत महंगा होता है, उसमें जान पैसा सब चीज़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए युद्ध से हर देश बच के चलता है कि ना हो, ठीक। तो हम जरा जार निकोलस के बारे में बात कर रहे हैं। जार निकोलस द्वितीय की विफलता है, यह है जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। तो इनके नेतृत्व की कमी है, ठीक। जार निकोलस द्वितीय ने युद्ध के दौरान खुद सेना की कमान संभाल ली लेकिन वह इसमें असफल रहे, ठीक। घरेलू शासन का जिम्मा उनकी पत्नी एलेक्जेंड्रा और रासपुतिन जैसे विवादास्पद व्यक्तियों के हाथों में चला गया, ठीक। तो जब ये युद्ध में गए तो उनके बाद उन्होंने अपनी जो सत्ता थी उसका जिम्मा जो था वो अपनी पत्नी और रासपुतिन जैसे विवादास्पद व्यक्तियों के हाथ में दिया, ठीक। जनता का असंतोष, जिससे जनता का असंतोष बढ़ गया। युद्ध में हार और घरेलू समस्याओं ने जार की लोकप्रियता को खत्म कर दिया। देखिए युद्ध में हार मिले और घरेलू समस्याएं भी बढ़ जाएं तो आपकी लोकप्रियता खत्म होगी, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोग निरंकुश शासन के खिलाफ हो गए, तो लोग काफ़ी इनके खिलाफ हो गए कि आपके शासन की कोई रुकावट ही नहीं आ रही, आप तो चलते जा रहे हैं, कोई चुनावा व्यक्ति नहीं आ रहा, बस आप ही चले जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध और रूसी क्रांति का संबंध, ठीक। युद्ध ने रूस की कमजोरियों को उजागर किया, ठीक है। जनता का असंतोष 1917 की फरवरी क्रांति का प्रमुख कारण बना, ठीक है। जनता का असंतोष जो है 1917 में फरवरी क्रांति हुई थी जिसका मुख्य कारण बना, ठीक। जार निकोलस द्वितीय को त्यागपत्र देना पड़ा था इस चक्कर में, ठीक है। अंतरिम सरकार की असफलता, देखो जो उसने त्यागपत्र दिया जार निकोलस द्वितीय ने, उसके बाद जो अंतरिम सरकार बनी ना उसकी भी विफलता रही, ठीक है। अंतरिम सरकार युद्ध जारी रखना चाहती थी लेकिन जनता शांति चाहती थी। तो देखिए जब हेड कुछ और चाहे और नीचे के लोग कुछ और चाहे तो असंतोष बढ़ता ही है, ठीक। इससे बोल्शेविक पार्टी को लोकप्रियता मिली। इससे क्या हुआ, बोल्शेविक पार्टी थी एक रूस में, उसको लोकप्रियता मिली, ठीक। युद्ध के कारण पैदा हुई अस्थिरता ने अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। अब बात करते हैं युद्ध के दौरान रूसी समाज की स्थिति। देखिए किसानों को अपनी उपज का बड़ा हिस्सा सरकार को देना पड़ता था, ठीक। युद्ध के कारण किसान और अधिक गरीब हो गए थे, ठीक। मजदूर वर्ग, उद्योगों में श्रमिकों के लंबे समय तक काम करना पड़ता था, मजदूरी कम और भोजन की कीमतें अधिक हो गई थी, ठीक। सैनिकों को युद्ध में हार और आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ा, वे भी सरकार के खिलाफ हो गए, ठीक। अब बात करते हैं फरवरी क्रांति, ठीक। फरवरी क्रांति का कारण, जनता का असंतोष और विरोध प्रदर्शन। देखिए जब आप युद्ध में थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, जब वो खत्म होने वाला था तो उस समय लोग काफ़ी एक तरह से परेशान हो गए थे कि हम युद्ध नहीं चाहते, आप युद्ध मत करो। पर जो जार निकोलस द्वितीय है, जो ये आप देख रहे हैं शख्स, ये चाहते थे कि युद्ध हो, और जो इनके बाद अंतरिम सरकार आई वो भी चाहती थी युद्ध हो,
ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, असंतोष बढ़ा, जिसके बाद फरवरी क्रांति हुई। ठीक है। तो परिणाम क्या थे, जार निकोलस द्वितीय का त्यागपत्र, अंतरिम सरकार की स्थापना, अंतरिम सरकार की कमजोरियां क्योंकि वो विफल रही, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। मेन चीज यही थी जो मैंने आपको बताया। फिर आती है अक्टूबर क्रांति, जैसे फरवरी क्रांति फिर अक्टूबर क्रांति 1917 में। ठीक, 1917 में लेनिन का नेतृत्व आया। ठीक है। अप्रैल थीसिस की प्रस्तुति, ठीक है, अप्रैल थीसिस की प्रस्तुति हुई। शांति, रोटी और भूमि का नारा दिया गया। तो लेनिन ने क्या नारा दिया, शांति, रोटी और भूमि, की शांति लाओ, ठीक, और रोटी खाने पीने के लिए और भूमि जमीन के लिए, किसान वर्गों के लिए बात की गई। तो इससे क्या है, जनता के साथ उनका कनेक्शन काफी अच्छा हुआ। ठीक। बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति क्या था, अंतरिम सरकार का तख्ता पलट। जो अंतरिम सरकार चल रही थी कि जो जार निकोलस द्वितीय के बाद आई थी अंतरिम सरकार, उसका तख्ता पलट कर दिया गया। फिर सोवियत संघ की स्थापना हुई। तो क्या हुआ, फिर सोवियत संघ बना, उसकी स्थापना हुई। ठीक। और महत्वपूर्ण सुधार जो है, भूमि का पुनर्वितरण हुआ। ठीक है, पुनर्वितरण हुआ। जो भूमि थी वो लोगों में बांटी गई, एक बंदे जो भी मेन लोगों पे थी उन सबसे ले ली गई, लोगों में बांटी गई। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जो उद्योग थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष पे। तो समाजवाद ने समानता और न्याय की दिशा में एक नई सोच दी। ठीक है। रूसी क्रांति ने दिखाया कि एक संगठित आंदोलन कैसे बदलाव ला सकता है। विश्व राजनीति और समाज पर इसका स्थायी प्रभाव रहा। ठीक है। तो मैं आपको इसका एक सार बता देता हूँ कि इसमें क्या था। देखिए, रूसी क्रांति से ना आप हमारे देश के टाइम भी देखेंगे, जब हमारे देश में आज़ादी की मांग उठ रही थी तो काफ़ी सारे लोग थे जो रूसी क्रांति की से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो वो उनके बारे में काफ़ी पढ़ते थे। जैसे काफ़ी सारे नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप चाहे कुछ सर्च कर सकते हैं, देख लीजिएगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे कि लोग रूस में कैसे मतलब आंदोलन कर रहे हैं और जिससे उनको सफलता भी मिल रही है। तो इसी से प्रभावित हुए भारत के कुछ नेता भी, और उन्होंने भी इस चीज़ को अपनाया। ठीक है। तो देखिए, जनता का जब ये हो जाए कि भाई अब तो हम बिल्कुल एकदम परेशान हो गए, हम जिए मरे बराबर ही है, तो फिर जनता विद्रोह पे आ जाती है। कहते हैं इंसान की एक क्रूरता ना एक लिमिट तक चलती है। जब तक इंसान को मौत का डर है ना, तब तक ही आप उसे डरा सकते हैं। जब वो मौत का डर छोड़ दे तो फिर आप उसे नहीं डरा सकते। ठीक है। तो यही चीज़ थी, और मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा चैप्टर, और हमने कोशिश करी आपको छोटे से छोटा कंटेंट दिया जाए और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीज़ दी जाए। और मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरी देखी होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और सभी अच्छे नंबर से पास होंगे। और ऐसी वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम मुरली कार्तिक, आप अपने YouTube चैनल दी मेट्रिकुलस 07 पे, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बाय।